हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो क्लास 10th मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है वास्तविक संख्या, उससे हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांस रहता है कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये मैंने जितने भी सवाल लिए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी के सभी आपके पिछले वर्ष मतलब पिछले बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए सभी सवाल हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 1 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो इसे वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। और आइए अब हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर पहला नंबर हमने सवाल लिख दिया है। ये हमसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि इसका इन 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। हमने यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 96 लिख दे रहे हैं। 96 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पर 96 लिख दिया। अब हम 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे, 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है और 2 से 1 कट जा रहा है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 बचा, 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 48 आ गया। अब हो गया। अब फिर से अब हम इसको एक और ऐसे लाइन खींच देंगे। ऐसा हो गया। अब फिर से अब हम इसे कटाएंगे तो ये हमारे पास कटेगा किससे, ये हमारे पास फिर से 2 से कटेगा। तो 2 से कटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया। अब हम फिर से इसे हम एक और लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम, ये फिर से कैसे कटेगा, फिर से 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो हम फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 एकने 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर से अब हमारे पास ये 12 आ गया। फिर से ये हमारे पास किससे कटेगा, ये हमारे पास फिर से 2 से कटेगा। तो जैसे हम 2 से फिर से कटाएंगे तो 2 छक्के क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर से हम 3 से ये कटेगा तो 3 एकने 3 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे पास आया, तो हमारे पास 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 हमारे पास कितने बार है, 1 2 3 4 5 आया है। तो 5 बार हमारे पास 2 है तो 2 का पावर हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 5, क्योंकि 2 5 बार है तो 2 5 बार हो गया। उसके बाद और क्या है, 3 है तो 3 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 3 हमारे पास कितना है, 1 बार है तो 1 हमारा 3 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम 404 का करेंगे। तो 404 का करेंगे तो हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 404
4। तो 404 का करेंगे तो ये हमारे पास फिर से 2 से कटेगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर से 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फिर से 2 से कटेगा, तो 2 एकने 2, 0 है तो 0 उतरा जाएगा, और 2 एकने 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 111, 101 आ गया। अब 101 एक अभाज्य संख्या केवल अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम 101 से आप कटाएंगे, तो 101 से कटाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। तो 404 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का पावर कितना बार है, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 बार। अब फिर से गुणे 101 हमारे पास कितनी बार है, 1 बार है, तो 101 एक बार हो गया। तो अब हमने क्या कर दिया, अब तो हमने इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF हम ज्ञात करने के लिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो गुणनखंड ये हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। मतलब इसमें हम इस गुणनखंड में देखेंगे, इस गुणनखंड में देखेंगे, और दोनों में देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो ये हमारे पास इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम यहाँ पर 1 2 लिख लेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में सबसे कम घात किसका है। मतलब हमने तो 2 ले लिया, दोनों में था तो 2 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में से सबसे कम घात किसका है, तो इसका 2 का घात 5 है, इसका 2 का घात 2 है, तो ये 2 का घात 2 कम है, तो ये हमारे पास 2 का घात 2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसका LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारे पास सबसे पहले तो जो हमारे पास दोनों इसमें है उसको पहले लिख लेते हैं। दोनों में हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखेंगे कि सबसे अधिक घात किसका है। LCM में हम सबसे अधिक घात देखते हैं, तो अधिक घात इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 है, ये अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 का पावर 5 लिख लेंगे। क्लियर है तक। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास नहीं मिल रहा है उस सबको लिख लेंगे। तो एक 3 है तो उसको भी हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, 101 है, तो 101 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 96, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इसका LCM हो गया। तो यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। और हमसे क्या कहता है, LCM और HCF और LCM ज्ञात करिए। तो ये हमारे पास HCF हो गया और ये हमारे पास LCM हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्णांकों मतलब ये दो हमारे पास संख्या दी गई, इसको निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हम इसका HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही सेम जैसे अभी पहला नंबर सवाल सॉल्व किया उसी प्रकार इसको भी सॉल्व, इसका HCF उसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 26 लिख लेते हैं, 26 हो गया। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे हम पहले तो 2 से कटाते हैं। 2 से कटेंगे तो हमारे पास कितने बार में कटेगा, तो 2 एकने 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर से हमारे पास 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है तो यह केवल अपने आप से कटेगा तो यह हो जाएगा 13 एकने 13 हो जाएगा। तो 26 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 26 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 13, यह हमारे पास आ गए हैं। अब हम 91 का करेंगे तो 91 का हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 91 का कर रहे हैं तो 91 का करेंगे तो ये सीधे 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा तो ये हमारे पास 7 एकने 7 और 7 त्रिका 21 हो जाएगा। मतलब 7 एकने 7, 9 में से 7 चला गया, फिर से क्या बचा, 2 बचा। तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 21। तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 21 हो जाएगा। तो हम इसे फिर से अब किससे कटाएंगे, अब हम इसे 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारा इसे हम 13 से कटाएंगे तो ये हमारे पास 13 एकने 13 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया है, 7 गुणे 13 आ गया है। इतना आ गया है। तब हम क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो इसका HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCF। HCF में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास दोनों जो गुणनखंड हुए, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 13 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि इसमें सबसे कम घात किसका है, तो इसमें दोनों का घात मतलब सेम है, मतलब इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। तो हमारे पास इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम इसका LCM ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दोनों में रहता है पहले तो उसको ले लेते हैं। तो दोनों में था 13 तो 13 हमने ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे अधिघात किसका है, तो दोनों का घात बराबर है तो ये हमारे पास 13 ही रह जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो एक हमारे पास 2 बच रहा है, एक हमारे पास 7 बच रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुणे में, यहाँ पर 2 ले लिए, एक हमारे पास 7 बच रहा था तो 7 हमने ले लिया। तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 13 दूना हमारे पास क्या आ गया, 26। इसके 7 से गुणा कर देंगे तो 7 छक 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 182 आ जाएगा। तो इसका HCF हमारे पास कितना आ गया, 182 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने तो इसका केवल HCF और LCM हमने ज्ञात किया, मतलब यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है, तो मतलब ये जो हमारे पास 26 है और 91 है, इन दोनों का गुणनफल बराबर हमारे पास HCF गुणे LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हमें बताना है। मतलब हमें क्या करना है, मतलब इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, मतलब HCF और LCM का गुणनफल देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 संख्याओं का पहले गुणनफल यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा, 96 और 91 हो जाएगा। सॉरी 26 और 91 हो जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 है और 91 है। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाए, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 दूना 2 एकने 2 प्लस 6 9 54, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 का 6 हो जाएगा। और कितना बच रहा है, 5, तो 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा 2366 आ जा रहा है।
तो इन दोनों का हमने गुणनफल कर लिया तो कितना आ गया 2366 आ गया। कितना आ गया 2366 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका HCF भी ज्ञात करेंगे। इसका HCF और LCM का गुणा करेंगे। तो हमारे पास HCF गुणे LCM। HCF हमारे पास कितना है, HCF हमारे पास 13 है, गुणे LCM हमारे पास कितना है 182, तो 182 हो गया। तो इन दोनों का गुणनफल भी करेंगे तो हमारे पास 2366 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका दोनों संख्याओं, दोनों मतलब ये हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 दे दिया गया है और LCM इसका हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें इन दोनों का HCF हमें कितने दे दिए गए, 9 दे दिए गए हैं, और हमें इन दोनों का HCF हमसे पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2024 में और 2023 के 2 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने सबसे पहले क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है HCF हमें क्या दिया है 306 और 657। संतावन का हमें कितना HCF हमें दे दिया गया है, हमें 9 दिया है, और हमसे क्या कह रहा है LCM हमसे पूछ रहा है HCF। LCM हमसे पूछ रहा है किसका 306 इंटू में 657 का हमसे इसका HCF पूछ रहा है। तो इसका आपको एक सूत्र याद होगा कि इसका सूत्र क्या होता है, HCF यदि ज्ञात करना हो, LCM यदि ज्ञात करना हो तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होता है, बटा में होता है HCF। ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास LCM हो जाएगा, LCM, और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या है 306 गुणे 657 है। तो ये हो गया, और बटा में हमारे पास HCF है, तो HCF हमारे पास कितना है तो 9 है, तो 9 हो गया। इसको हम काट देते हैं तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 9 एकने 9 और 9 3 27, तो 9 3 27 और 3 बच गया तो इसमें गया, तो 9 चौको 36 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया है, तो हमारे पास आया है LCM बराबर हमारे पास कितना है 34 गुणे 657। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आएगा 22 33 8 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका HCF हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और यहाँ पर देखिए हमने HCF भी LCM इसका ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इसके चौथा नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का मतलब 100% है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न है मैं हर साल कह सकता हूँ कि हर साल
2 नंबर में ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसे आप एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ये हमारे पास प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? या इसकी शुरुआत हम करेंगे यहाँ से कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जाए तो मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे कि लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम जानते हैं कि जब हमारे पास परिमेय संख्या होता है तो वह परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। तो ये √2 होगा, ये भी P/Q के रूप में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास √2 है वो किसके बराबर है? P/Q के बराबर है। और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास P और Q नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और हमारे पास जो P व Q है, Q यह सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि हमने कोई भी किसी भी का हम HCF निकालें तो उसका HCF यदि हमारे पास एक आ जाए, उसका HCF एक आ जाए तो वही हमारे पास सहभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं कह दूँ कि यदि मैं कह दूँ कि 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। और मैं कह दूँ यहाँ पर कह दो कि 3 का, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 ही न होगा। तो इन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है? इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं आता है तो उसमें एक हम का गुणा भी कर सकते हैं और एक कॉमन आ जा रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जिसका HCF यदि 1 आ जाए, वही हमारे पास सहभाज्य संख्या होती है। तो P/Q एक हमने यहाँ पर लिख देगा, P और Q एक सहभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों का HCF हमारे पास क्या है? 1 है। तो यह हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने यहाँ पर सहभाज्य संख्या लिख दिया। अब हम फिर से क्या करेंगे? अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यह हमारे पास आ जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और इधर हमारे पास हो जाएगा P का स्क्वायर भी हो जाएगा और यहाँ पर Q का स्क्वायर भी हो जाएगा। क्लियर है? आता अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर जो हमारे पास ये जो Q है, Q स्क्वायर इधर भाग में, इधर जगह क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और Q का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर हो जाएगा। P का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से Q का स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, मतलब Q स्क्वायर का मान हम निकाल ले रहे हैं। तो Q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो P स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको भी मैं साइड कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने साइड कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्यू स्क्वायर का मान क्या आ गया है, पी स्क्वायर बट्टा में क्यू आ गया है। और हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बट्टा 2 हमारे पास ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी स्क्वायर बट्टा 2 पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो जब हमारे पास कोई भी संख्या पूर्णांक होती है तो जो हमारे पास 2 है ये पी स्क्वायर मतलब जो पी स्क्वायर है ये 2 से भाज्य है, तो पी भी होगा ये 2 से भाज्य होगा। कैसे, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, यहाँ 15 का स्क्वायर है और यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 है। तो ये जो हमारे पास 15 का स्क्वायर है ये 5 से भाज्य है। कैसे भाज्य है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसमें हम भाग देंगे तो इसमें भाग हमारे पास पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो हमारे पास 5 चौको 20 और 5 बचे 25, मतलब 45 बार में इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 5 जो है ये 15 के स्क्वायर से भाज्य है। तो हमारे पास 15 भी तो 5 से भाज्य हैगा, 15 भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि 5 एक 5 15। तो इसमें भी भाग चला जा रहा है। तो वही हमने यहाँ पर लिखेंगे कि जो पी स्क्वायर है ये 2 से भाज्य है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जो भी कोई भी पूर्णांक रहता है ये दोनों तो क्या है, पूर्णांक ही नो है। तो 15 स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है, तो 15 भी तो 5 से भाज्य होगा। तो वही हमारे पास पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो पी भी 2 से भाज्य होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। पी स्क्वायर जो है वह 2 से भाज्य है, तो पी भी हमारे पास क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे पी भी 2 से भाज्य होगा। तो जब हमारे पास पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी हमारे पास 2 से भाज्य होगा। तो जब हमारे पास पी भी हमारे पास 2 से भाज्य होगा, पी से भी मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें भाग जाएगा तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास K1 आ जा रहा है। मतलब पी से इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से हम पी में भाग देंगे तो हमारे पास पूरा पूरा भाग जाएगा। तो जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास K1 आ रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जब हमारे पास इतना हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हो गया, तब हम जानते हैं कि के भी है, ये क्या है, के हमारे पास पूर्णांक है और के जो है ये एक पूर्णांक है। अब हमारे पास ये हो गया, अब हम यहाँ से p का मान निकाल लेंगे। तो p का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 हमारे पास भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2K1 हो जाएगा, K1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो मान आया है, P का मान क्या है, 2K1 आया है। तब हम इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। ये हमारे पास Q स्क्वायर और P स्क्वायर बट्टा में 2 है, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में हम P का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, जब हम P का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यह हो जाएगा Q स्क्वायर इजकल टू P का मान क्या है, 2K1 का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे।
तो हमारे पास इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर K1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा क्यू का स्क्वायर इजिकल टू 2 एक 2 2 2 ना 4, तो हमारे पास आ गया 2 K1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, K1 है, K1 स्क्वायर है, इसका हम यहाँ पर K1 स्क्वायर का हम मान निकाल लेंगे। तो इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि क्यू स्क्वायर बटा 2 जो है ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, और जो हमारे पास क्यू स्क्वायर भी 2 से भाज्य है तो क्यू भी हमारे पास 2 से भाज्य होगा। सेम लैंग्वेज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ तक, उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो पी स्क्वायर है ये 2 से भाज्य होगा, तो क्यू स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य है। जब भाज्य है तो जब भाज्य है पी क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्यू भी 2 से भाज्य होगा। तो जब हमारे पास 2 से भाज्य होगा तो इसको भी मान लेते हैं कि जब 2 से भाज्य होगा तो कुछ मान निकलेगा, तो क्यू स्क्वायर जो हमारे पास है या क्यू है ये जब 2 से भाज्य होगा तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास K2 मिल रहा है। मतलब क्यू स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर जो भाग करेंगे तो हम मान लेते हैं कि K1 हमारे पास मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमारे पास मान ले रहे हैं कि हमारे पास K1 मिल रहा है एक पूर्णांक। तो K1 हमारे पास मिल गया। तब हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से Q का मान निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा Q बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2K2 आ जाएगा, 2K2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला था, यहाँ पर हमारे पास P का मान क्या मिला था, 2K1 मिला था, और Q का मान क्या मिल रहा है, 2K2 मिल रहा है, K2 मिल रहा है। और हमने यहाँ पर लिख दिया कि P व Q सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, P बराबर 2K1 है, 2K1 है। और हमारे पास समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, Q बराबर हमारे पास क्या है 2K2 है। क्या हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर लिखा था कि P व Q सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या का मतलब इसका HCF 1 आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, P का गुणनखंड क्या हो रहा है, P का गुणनखंड क्या है 2 गुणे K1 है, और Q का गुणनखंड क्या है 2 गुणे K2 है, यही ना हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास इसका अभाज्य सहभाज्य मान लिए तो इसका HCF 1 आना चाहिए। तो हम इसका HCF निकाले, इसका HCF हम निकाले तो इसका HCF मतलब जो दोनों में रहता है, तो दोनों में हमारे पास क्या है 2 कॉमन आ जा रहा है, 2 हमारे पास इसका HCF निकल रहा है। तो इसका यह विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही मान लिया कि यह सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पर इसका HCF क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो हमारे पास इसका HCF 2 आ जा रहा है, तो ये इसका विरोधाभास हो रहा है। तो यह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास √2 एक परिमेय संख्या हमने माना है, यह कथन गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या हम लिखेंगे, ये आप HCF मत लिखिएगा, और इसको भी यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यह कथन इसका विरोधाभास हो रहा है, इसका
भास हो रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप खूब आराम से देख लीजिए। क्या तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 और यहाँ पर अंडर रूट है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सेम वही लैंग्वेज करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यहाँ हम मान लेंगे। तो जब हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में का होगा ही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास है 3 + 2 √5 यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा ही। तो P/Q हो जाएगा और जहाँ Q ≠ 0 हो जाएगा। क्लियर बात है? अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ये जो हमारे पास √5 है इसको इधर ही रहने देंगे और जितने भी ये सब हैं इसको हम इधर भेज देंगे। तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले हम 3 को भेजते हैं। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा? 2 √5 = में क्या बचेगा? P/Q है तो Q हो गया। ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और इसमें 1 हम बटा में 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम लेना है तब। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास Q आ जाएगा। Q से Q कट गया तो यह हमारे पास हो जाएगा P, माइनस है तो माइनस, Q 1 में गुणा करेगा तो 1 जाकर 3 में Q जाकर 3 में गुणा करेगा तो हमारे पास हो जाएगा 3Q हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है? 2 √ के अंदर 5 बच रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर केवल √5 बचेगा = P - 3 √Q और बटा में क्या हो जाएगा? 2 जो था इधर भाग में था, इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2Q हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। और हम जानते हैं कि P और Q है क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि P व Q पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो ये जो हमारे पास पूरी इधर जो है, जब पूर्णांक है तो ये हमारे पास पूरी जो इधर की संख्या है ये सब परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या हम लिखेंगे कि P - 3Q और बटा में 2Q है। यह एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह हमारे पास क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमारे पास क्या है? वो है P - 3Q बटा में है 2Q = में है √5।
√5 है और हम जानते हैं कि √2 जो 5 है यह एक अपरमेय संख्या है। तो जब ये अपरमेय संख्या है इसके बराबर में ये भी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये p माइनस का 3q माइनस का बटा में 2q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर यही चीज़ हमारे पास परिमेय संख्या आ गई, यही चीज़ हमारे पास अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास पूर्व कथन का ये मतलब विरोधाभास हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ हमारे पास पूर्व कथन का विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको मैं ऊपर भी कर ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पूर्व अतः पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः यहाँ पर फिर से लिख देंगे, यहाँ पर हम छोटा में लिख दे रहे हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और कोई भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।